हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो क्लास लेकर आया हूँ ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पिछली क्लासों में मैंने प्रागैतिहासिक काल को ख़त्म किया था और कुछ लोगों ने डिमांड की कि आगे भी क्लास कराई जाए ऐसी रेगुलर वे में, तो बीच बीच में 1-2 दिन का गैप हो रहा है। तो आज मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का आधा पार्ट है। वैसे तो मुझे लगता है ये क्लास 3 पार्टों में कराऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास से बोरिंग हो जाती है, पूरी आप लोग देखते भी नहीं हैं। और यहाँ पर फैक्ट बहुत ज़्यादा है, अगर जो इकट्ठी सारी चीज़ें करा दी जाएंगी तो वो एक दूसरे में घुस जाएंगी। तो एक एक निश्चित खांचे में चीज़ें कराई जाएंगी जिससे कि उनमें आप डिफरेंस पैदा कर पाएँ और इसी डिफरेंस से आपके क्वेश्चंस होंगे परीक्षा में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। इसके और भी टाइम पीरियड हैं जिसमें विवाद रहता है, तो वो हम देख लेंगे, किसी क्लास में करा देंगे। नहीं तो वैसे आप इसको याद रखिएगा, काम करेगा ये। और 2500 से 1800 भी हो सकता है, ये भी आ सकता है आपका 2500 से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ से पढ़िए आप। तो कांसे के अत्यधिक प्रयोग की वजह से इसको कॉन्सिक्वेंस सभ्यता कहते हैं। अब कांसा कैसे बनता था? कांसा बनता है तांबा प्लस टिन बराबर आपका कांसा। ठीक है, कांसा बनता है। ये याद रखिएगा कि तांबे और टिन के उचित मिश्रण से कांसा बनता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कांसा नामक धातु उपयोग होती थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आजकल काफ़ी टीचर्स का फेवरेट बना हुआ है कि ताम्र सभ्यता कब थी भारत में। तो ताम्र सभ्यता कांसे से पहले होगी। जब किसी धातु को हम मिलाकर मिश्र धातु बना रहे हैं तो उससे पहले एक धातु हमने यूज की होगी, तो ये अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन अनुमान से भी आप कर सकते हैं। पर ताम्र सभ्यता थी ना, वो नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य में आई है। उसके बाद टिन के यूज से सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता बनी। और कांसा थोड़ी मजबूत धातु थी, जिससे काम करने में जो भी इनको खुदाई, काटना पीटना, जंगलों की सफाई करना, ये सारे काम थोड़े आसान हो गए। और इस वजह से यहाँ पर नगर बने और ये एक विकसित सभ्यता थी। अपने ज़माने की जितनी भी सभ्यताएं थी उनसे समय में काफ़ी आगे थी। और इसे भारत का प्रथम नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण समझते हैं आप, कि पहली बार नगर बने। या तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दिखते हैं, उसके बाद वैदिक संस्कृति जो है ना वो हमारी ग्रामीण सभ्यता है, वहाँ पर ग्राम है, नगर नहीं है। नगरों का उत्तर वैदिक में थोड़ा बहुत आभास पाते हैं बस। उसके बाद दूसरा नगरीकरण होता है 16 महाजनपद के समय, जब 16 महाजनपद बनते हैं। और तीसरा नगरीकरण होता है आपका दिल्ली सल्तनत में, जो आज तक चला आ रहा है। तो 3 बार भारत में नगरीकरण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे तो 1200 से ज़्यादा साइट्स प्राप्त हुई हैं, पर उसमें से 6 साइट्स को 6 महास्थान बोलते हैं। तो उनकी चर्चा यहाँ पर हम आगे कर लेंगे। और अभी हम देखते हैं उसके स्थल कौन कौन से हैं: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी? जम्मू कश्मीर तक, उससे मांडा जगह तक। ठीक है, उत्तरी स्थल था मांडा जम्मू कश्मीर का। पूर्वी हमारे यूपी के मेरठ, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीर नामक जगह पर, आलमगीरपुर नामक जगह पर। ठीक है, पश्चिमी, पश्चिमी यहाँ पर लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा गलत है, पश्चिमी। ठीक है, ये भी नहीं, पश्चिमी। पश्चिमी स्थल था सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और दक्षिणी जगह है, जो दक्षिणी स्थल है वो है दैमाबाद महाराष्ट्र। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान और पूर्व में मेरठ उत्तर प्रदेश। अच्छे से याद रखिएगा, स्टेट, स्थान और दिशा। ठीक, ये आलमगीरपुर है ना, ये हिंडन नदी के तट पर है। काफ़ी पूछा जाता है, गाजियाबाद से होकर निकलती है, उस सारे क्षेत्र में इस नदी का महत्व है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट स्लाइड।
अब सिंधु सभ्यता की और चीज़ हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित सभ्यता है। मतलब आपको पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल वो जगह है जिन चीज़ों के इतिहास का निर्धारण हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। यहाँ पर लिपि तो मिलती है, यानी कि साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास, इसका साहित्यिक साक्ष्य कोई प्रमाण नहीं देता जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो हमारे लिए महत्व का नहीं है। लिपि मिली, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए तो उससे निर्धारण होता नहीं इस इतिहास का। तो उस सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक कालीन कहते हैं और सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। ठीक है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खोजा गया था। जो प्रथम साइट मिली थी ना सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हड़प्पा ही थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और इस पूरे प्रोग्राम के जो संचालक थे, इंचार्ज थे, वो थे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का उपयोग किया है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है जल निकासी की व्यवस्था। इस सभ्यता की खोज लगभग 102 वर्ष पहले की, क्योंकि ये 101 है, पिछले साल लिखा हुआ तब का है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो अवशेषों की जानकारी थी वो अंग्रेज थे, एक चार्ल मैसन। अब उन्होंने जानकारी दी, पर उन्होंने कोई बहुत ही ठोस सबूत, जिस तरह पूरा नगर निकाला है दयाराम साहनी ने खोज के, उस तरह की चीज़ें नहीं दे पाए। तो उनका हम इतना श्रेय मानते हैं, उन्होंने जानकारी दी, पर दयाराम साहनी का सबसे बड़ा रोल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या कहाँ से मिला, तो उन शहरों की बात करेंगे और उन वस्तुओं की बात करेंगे। तो पहला शहर है हड़प्पा। यह हड़प्पा शहर जो है ना, हड़प्पा है जो नगर, वो वर्तमान पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता दयाराम साहनी। खोज 1921 में हुई। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि संपूर्ण शहर 2 भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी शहर और पूर्वी टीला। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नगर था जो 2 भागों में बटा था, पश्चिमी शहर और पूर्वी टीला में, तो वो था हड़प्पा। यह हड़प्पा कितने भागों में बटा था? तो 2 भागों में बटा था। ठीक, वस्तुएं, मोहरों के ऊपर एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो मूवी में देखते हैं ना, एक सींगी मोहिर, तो वो मोहर थी यही। मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और एक कब्रिस्तान मिला है, जिस कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मिट्टी की जो मृण मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति इसको लिखा हुआ मिलेगा, मिट्टी की मूर्ति का, उसको मातृ देवी कहा गया। तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। कब्रिस्तान R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। या हड़प्पा से कौन सा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है? R37। नेक्स्ट स्लाइड। 12 कक्षों का अन्नागार मिला है, यानी कि ये चीज़ 12 कक्षों का अन्नागार, यानी 12 कमरे थे, उनमें अनाज भरा जाता था, तो अन्नागार मिला है। अभी ये आपने यहाँ देखा, अब आगे मोहनजोदड़ो में मिलेगा, तो वहाँ डिफरेंस पैदा करेंगे कि यहाँ क्या है और वहाँ क्या है। तो क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि यहाँ मोहनजोदड़ो की चीज़ें हड़प्पा में ना चली जाएँ, हड़प्पा की चीज़ें चन्नोदड़ो में ना चली जाएँ। ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो क्वेश्चन करना कठिन हो जाता है। यहाँ से बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र मिला है। आपसे पूछा जाएगा मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है, तो मिला है हड़प्पा से। बर्तन पर मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ठीक, नेक्स्ट। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में वर्तमान प्रांत सिंध है, नदी सिंधु है जिसके किनारे पाया गया है मोहनजोदड़ो। खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं और इसकी खोज 1922 में हुई। पहला हड़प्पा, दूसरा 1922 में मोहनजोदड़ो। जिला है लरकाना साहिब। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, आगे लिखा भी होगा मृतकों का टीला। उंगली से लिख रहा हूँ भाई, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, जल्दी में उसकी व्यवस्था करता हूँ मैं।
8वां नोट, आपसे नोट में समझिएगा, ये सबसे बड़ा नगर है। पहली चीज़ आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। यह सभ्यता का खोजा गया दूसरा नगर है। अभी बता चुका हूँ, 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला जाता है, ट्विन कैपिटल। ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और यहाँ से एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ये लीजिए, बिल्कुल आपका लाल कर दूँ। ठीक है, ये स्वास्तिक का चिन्ह जो हम लोग अपने घरों पर किसी नए काम को शुरू करने पर बनाते हैं ना, कई शॉप्स पर आपने देखा होगा। स्वास्तिक का चिन्ह, अब पूछा जाएगा आपसे स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मोहनजोदड़ो से मिला है। और हिटलर की सेना जो थी ना, उसका भी यही चिन्ह था, स्वास्तिक का। अब कुछ इसके अन्य बिंदु हैं। यहाँ से एक स्नानागार मिला है, पीछे अन्नागार मिला था 12 कच्चों का, यहाँ स्नानागार मिला है, सभागार मिला है, कॉन्फ्रेंस हॉल, पुरोहित का आवास मिला है। देख रहे हैं कितनी विकसित सभ्यता थी। पुरोहित का आवास मिला है और एक कॉलेज, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज भी मिला है। समझ गए पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है, पुजारी का आवास कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे ये मोहनजोदड़ो से मिला है। महाविद्यालय कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सभागार, कॉन्फ्रेंस हॉल भी मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार भी मिला है। ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बृहद अन्नागार या अन्न कोठरी। अब पीछे 12 कक्षों का अन्नागार मिला था, 12 लगे हैं, लेकिन बड़ा ये वाला है। तो बृहद अन्नागार कहाँ से मिला है, वो मिला है मोहनजोदड़ो से, और ये सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नृत्यरत मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी आपने बहुत देखी होगी। अब बुक खरीदेंगे कहीं भी, अगर जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता छपी होगी, तो कांसे की मूर्ति छपी होगी वहाँ पर, कमर पर हाथ रखे हुए। तो वो कहाँ से मिली है, आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। हाथी का कपालखंड यहाँ से मिला है। अब एक चीज़ मिल गई, आपसे पूछा जाएगा कि हाथी था सिंधु सभ्यता में, तो था, क्योंकि हाथी का कपालखंड मिला है। गाय नहीं थी। ठीक है, गाय के अवशेष नहीं मिलते। आपको ब्राह्मणी बैल भी शायद मिलेगा यहाँ पर, हाँ मिलेगा, बैल के साक्ष्य मिलेंगे, पर गाय के नहीं मिलते हैं। घोड़े के दांत के अवशेष हैं, घोड़ा तो कई जगह पर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से सड़क पक्की करने का साक्ष्य मिला है, सड़कें भी पक्की करते थे, और ये पूरी सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है, कहीं पे भी नहीं मिला है सड़क पक्की करने का साक्ष्य। सोचिएगा मोहनजोदड़ो कितना विकसित था। ठीक है। अब यहाँ तक आपके दो हो गए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अभी और भी इसमें 3-4 अभी बड़े नगर बचे हैं और कुछ छोटे छोटे नगर बचे हैं, तो वो एक और स्लाइड में कराएंगे। और तीसरी लास्ट स्लाइड में इसके जो किस तरह ये सभ्यता नष्ट हुई, ख़त्म हुई, किसके विचार क्या हैं कि ये कैसे नष्ट हुई, तो वो चीज़ें हम करवाएंगे। तो 3 क्लासेज और करवाएंगे, 2 क्लासेज और करवाएंगे, और इस चैप्टर को हम लोग निपटा देंगे। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, लगभग हर चीज़ में आ रहा है, और एक बार सही से निपटा लो, पढ़ लो, समझ लो, रट लो, परीक्षा में आराम से क्वेश्चन करो। ठीक, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।